नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 12। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वह उसी के लिए जीती है, उसी के लिए मरती है। उसका हंसना बोलना केवल उसी को प्रसन्न करने के लिए और बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सुहाग जीवन है और सुहाग का संसार से उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु बृजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गई। क्या क्या अभिलाषाएं थी और क्या हो गया। प्रतिक्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता। यदि थोड़ी देर के लिए उसके आंखें झपक जाती तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी समय में भौतिक त्रय तापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुंब से प्रेम सा हो जाता। कमला का शोक शांत भी न हुआ था कि बाबू श्यामचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाता हुआ न देखकर इस बार दुर्दैव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा दम्भी मनुष्य था। जब तक डिप्टी साहब मझगांव में थे दुबका बैठा रहा, परंतु ज्यों ही वे नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना आरंभ किया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मझगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा, वह दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी। जिस मंडल में मझगांव स्थित था उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। सहस्त्रों की रकम पचा जाए पर डकार तक न ले। अभियोग बनाने और प्रमाण गढ़ने में ऐसे अभ्यस्त थे कि राह चलते मनुष्य को फांस ले और वह फिर किसी के छुराए न छूटे। अधिकारी वर्ग उनके हथकंडों से विज्ञ था, पर उनकी चतुराई और कार्य दक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने हृदय की औषधि मांगी। उसके एक सप्ताह पश्चात मझगांव में डाका पड़ गया। एक महाजन नगर में आ रहा था। रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौट कर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांध कर ले गए। दैवात मुकदमा बाबू श्यामचरण की इजलास में पेश हुआ। उन्हें पहले ही से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और वे थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई। 6 मास तक अभियोग चला और धूम से चला। सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए, परंतु घर के भेदी से क्या छिप सकता था। फल यह हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअत्तल कर दिए गए। जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे, एक हित चिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर, थानेदार साहब से सावधान रहिएगा। आज बहुत झल्लाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। आप पर अवश्य वार करेगा। डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराया। उस मनुष्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया। उन्हें अपनी इसमें भीरुता जान पड़ती थी। राधा अहीर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा। काशी भर भी पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले की ही तरह अपना काम करते रहे। जालिम खां बात का धनी था। वह जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामचरण के पीछे पड़ गया। एक दिन वे सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे कि पागलखाने के निकट कुछ देखकर फिटिन का घोड़ा बिदका। गाड़ी रुक गई
और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई। पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामचरण के वक्षस्थल से गोली पार हो गई। पागल खाने के सिपाही दौड़े, जालिम खां पकड़ लिया गया। साइंस ने उसे भागने न दिया था। इस दुर्घटना ने कुटुंब का सत्यानाश कर दिया। प्रेमवती यद्यपि बड़ी सुशीला और हंसमुख स्त्री थी, तथापि इन दुर्घटनाओं ने उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया। बात बात पर बिरजन से चिढ़ जाती और कटुक्तियों से उसे जलाती। उसे यह भ्रम हो गया था कि ये सब आपत्तियां इसी बहू की लाई हुई है। यह अभागिन जब से घर में आई, घर का सत्यानाश हो गया। इसका पौरा बहुत निकृष्ट है। कई बार उसने खुलकर बिरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। बिरजन ने यह बातें सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती। जब दिन ही बुरे आ गए तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए। यह आठों पहर का ताप उसे दुख के आंसू भी न बहाने देता। आंसू तब निकलते हैं जब कोई हितैषी हो और दुख को सुने। ताने और व्यंग की अग्नि से आंसू जल जाते हैं। एक दिन बिरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराया कि वह तनिक देर के लिए वाटिका में चली गई। आह, इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे। इसका एक एक पौधा मरने वाले के असीम प्रेम का स्मारक था। कभी वे दिन भी थे कि इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित हो जाता था और सुरक्षित वायु चित्त को प्रमुदित कर देती थी। यही वह स्थल है जहां अनेक संध्याएं प्रेमालाप में व्यतीत हुई थी। उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थी, पर शोक, आज उनके मस्तक झुके हुए और अधर बंद थे। क्या यह वही स्थान न था जहां अलबेली मालिन फूलों के हार गूंथती थी। पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इसी स्थान पर उसे अपने नेत्रों से निकले हुए मोतियों के हार गूंथने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों में बिरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहां से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था, मानो वह पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रों की झलक देख रही है। उसके मुख पर उस समय मंद मंद मुस्कान सी प्रकट होती थी, जैसे गंगा में डूबते हुए सूरज की पीली और मलिन किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है। अचानक प्रेमवती ने आकर कर्णकटु शब्दों में कहा, अब आपको सैर करने का शौक हुआ है। बिरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली, माता, जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती हैं। निदान प्रेमवती का चित्त वहां से ऐसा उचाट हुआ कि एक मास के भीतर सब सामान औने पौने बेचकर माझगांव चली गई। ब्रजरानी भवन में अकेली रह गई। माधवी के अतिरिक्त अब उसका कोई हितैषी न रहा। सुवामा को अपनी मुंहबोली बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शोक हुआ जितना अपनी बेटी का होता। कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे समझाने के लिए आती रही। जब बिरजन अकेली रह गई तो सुवामा ने चाहा कि मेरे यहाँ उठ आए और सुख से रहे। स्वयं कई बार बुलाने गई, पर बिरजन किसी प्रकार जाने को राजी ना हुई। वह सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे अभी 3 मास भी नहीं हुए। इतनी जल्दी यह घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके मरते ही सास और बहू लड़मड़ी। यहाँ तक कि उसके इस हट से सुवामा का मन मोटा हो गया। मझगांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी। आसामियों को कटु वचन कहती, कारिंदा के सिर पर जूती पटक देती, पटवारी को कोसा। राधा अहीर की गायें ब्लात छीन ली। यहाँ तक कि गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की। राधाचरण ने यह समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य इन दुर्घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस समय किसी प्रकार मन बहलाना चाहिए।
सेवती को लिखा कि तुम माता जी के पास चली जाओ और उनके संग कुछ दिन रहो। सेवती की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ 2 मास की छुट्टी लेकर दरभंगा से आए थे। राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे। ऐसे अवसर पर सेवती कैसे आ सकती थी? तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए। कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी सास रुष्ट हो गई, कभी साइत न बनी। निदान 6ठे महीने उसे अवकाश मिला, वह भी बड़ी विपत्तियों से। प्रेमवती पर उसके आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह उसके गले मिलकर रोई भी नहीं, उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी ना देखा। उसके हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र का भी न रह गया था। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सीटी रह जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया, वह अस्थि चर्म का मात्र एक ढेर रह गया है। देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे। मझगांव में जन्माष्टमी हुई, लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रखा और चंदे से नाच कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत में फेंकवा दी। एकादशी व्रत टूटा, देवताओं की पूजा छूटी, वह प्रेमवती ही न थी। सेवती ने ज्यों त्यों करके यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित्त बहुत घबराता था। कोई सखी सहेली भी ना थी जिसके संग बैठकर दिन काटती। बिरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेल जोल करने में वह अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब देखा कि यह मन खोल कर नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया। 3 मास बीत चुके थे। एक दिन सेवती दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उछटी तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंखों से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर अंगुली से संकेत करके उछलता है कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा खाऊं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने यह जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया है। सेवती को विश्वास न हुआ। वह चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही थी। इतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी, उठो, दिन बहुत चढ़ाया है। सेवती के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आई। आज बहुत दिनों पश्चात माता के मुख से प्रेममय वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपट कर रोने लगी। प्रेमवती की आंखों से भी आंसू की झरी लग गई। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली, सीतो, तुम्हें आज यह बातें अचरज प्रतीत होती है। हाँ बेटी, अचरज ही ना, मैं कैसे रोऊं जब आंखों में आंसू ही ना रहे। प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूख कर पत्थर हो गया। यह सब दिनों के फेर हैं। आंसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज ना जाने ये 2 बूंद कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। यह कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी। सेवती घबरा गई। माता को बिस्तर पर लेटा दिया और पंखा झलने लगी। उसी दिन से प्रेमवती की यह दशा हो गई कि जब देखो रो रही है। बच्चे को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करती। मेहरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशीला प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्रायः नदियां बर्फ से ढक जाती है। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ के पर्दे में छिप जाते हैं। नौकाएं फंस जाती हैं और मंदगति, रजतवर्ण, प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता।
जबकि बर्फ की चादर की ओट में यह मधुर निद्रा में अलसित पड़ा रहता है। तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तो बर्फ पिघल जाती है। रजतवर्ण नदी अपनी बर्फ की चद्दर उठा लेती है, फिर मछलियां और जल जंतु आ जा बहते हैं, नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है। प्रेमवती की यह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। यह चेतनता मानो मृत्यु का संदेश थी। यह चित्तग्नता ने उसे अब तक जीवन कारावास में रखा था, अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसे झोंके कदापि ना सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ, पर कहीं से कोई ना आया। प्राणनाथ को छुट्टी ना मिली। बिरजन बीमार थी। रहे राधाचरण वह नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र ही को देखने की लालसा थी, पर जब उसका पत्र आ गया कि इस समय मैं नहीं आ सकता, तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली और ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। कैसी लगी आपको ये वरदान का ये एपिसोड? अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।